नमस्कार। आज हम एक ऐसे विचार पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं जो शायद तनाव कम करने और जीवन में थोड़ी और शांति लाने का एक सरल लेकिन बड़ा शक्तिशाली तरीका हो सकता है। हाँ बिल्कुल। एक ऐसा सिद्धांत जो हमें सिखाता है कि भाई अपनी कीमती एनर्जी उन चीजों पर क्यों बर्बाद करें जिन्हें हम कंट्रोल कर ही नहीं सकते, है ना। बिल्कुल। और ये है मेल रॉबिन्स की लेट देम थ्योरी। हमारे पास कुछ दिलचस्प स्रोत भी हैं, एक इंटरव्यू है, एक वीडियो की ट्रांसक्रिप्ट और एक किताब का सारांश भी। ये सब इस सिद्धांत को अलग अलग एंगल से समझाते हैं। हाँ, और इनमें मेल रॉबिन्स खुद भी बात करती हैं इसके बारे में, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है वो बताती हैं और असल जिंदगी के काफी अच्छे उदाहरण भी देती हैं। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस लेट देम थ्योरी के जो सबसे ज़रूरी पहलू हैं उनको समझे कि भाई ये असल में है क्या, ये क्यों काम करती है, मनोवैज्ञानिक स्तर पर, और सबसे ज़रूरी इसे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि वो जो एनर्जी है ना, जो दूसरों को बदलने या सिचुएशन कंट्रोल करने में वेस्ट हो जाती है, उसे बचाया जा सके। हाँ बिल्कुल। तो शुरू करें फिर। हाँ, करते हैं। तो सबसे पहले ये लेट देम थ्योरी आखिर है क्या चीज़? अगर किसी को समझाना हो बिल्कुल आसान शब्दों में तो कैसे बताएंगे? देखिए, ये थियोरी ना बेसिकली दो हिस्सों में है। पहला हिस्सा है लेट देम, जिसका मतलब हुआ उन्हें करने दें या उन्हें रहने दें। तो जब भी किसी इंसान के बर्ताव से या किसी सिचुएशन से आपको वो झुंझलाहट, गुस्सा या चिंता महसूस होना, तो अपने मन में या धीरे से खुद से कहना है लेट देम। अच्छा, तो ये एक तरह से सरेंडर कर देना हुआ, या कि भाई छोड़ो, हार मान ली? नहीं नहीं, इसे हार मानना या उदासीन हो जाना समझना ठीक नहीं होगा। ये एक्चुअली एक सचेत फैसला है कंट्रोल छोड़ने का। ये मानना कि देखो, दूसरों के विचार, उनके शब्द, उनके काम, यहाँ तक कि उनकी भावनाएं भी वो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं। हाँ, ये बात तो है। हाँ, और जैसा कि हमारे स्रोत भी बताते हैं और साइकोलॉजी भी यही कहती है कि भाई जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते उसे कंट्रोल करने की कोशिश करना वो तो सिर्फ स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन ही पैदा करेगा। ये आइडिया वैसे एकदम नया तो नहीं लगता, कहीं ना कहीं सुना सुना सा लगता है। सही कहा आपने। ये सिद्धांत काफी हद तक पुरानी जो विचारधाराएं हैं ना, उनसे जुड़ा हुआ है, जैसा मेल रॉबिन्स खुद भी मानती हैं। जैसे बौद्ध धर्म में है अनासक्ति की बात, चीजों से मोह न रखना। हाँ, डिटैचमेंट। बिल्कुल। या स्टोइसिज्म है जो कहता है कि भाई बाहरी घटनाओं को नहीं, सिर्फ अपनी प्रतिक्रिया को कंट्रोल करो। और यहाँ तक कि जो रैडिकल एक्सेप्टेंस का कॉन्सेप्ट है साइकोलॉजी में, कि भाई जो सच्चाई है उसे बिना लड़े स्वीकार करो। तो लेट देम क्या करता है, इसी पुरानी समझ को एक आसान, याद रखने लायक मंत्र बना देता है। अच्छा, दिलचस्प है। और इसका दूसरा हिस्सा, आपने कहा 2 हिस्से हैं, वो क्या है? हाँ, दूसरा और उतना ही जरूरी हिस्सा है लेट मी, मुझे करने दें या मैं ये करूं। ये खुद को याद दिलाने का तरीका है कि भाई असल में हमारे कंट्रोल में क्या है। अच्छा, क्या है हमारे कंट्रोल में? हमारी अपनी प्रतिक्रिया, हमारे विचार, हमारे एक्शंस, हमारी भावनाएं, और हम अपनी एनर्जी कहाँ लगा रहे हैं। तो ये ध्यान को दूसरों के एक्शन से हटाकर अपनी खुद की रिएक्शन पर लाने का स्टेप है। सुनने में तो ये वाकई काफी सीधा और सरल लग रहा है, लेकिन क्या ये सच में इतना असरदार है? इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या कहती है? ये काम कैसे करता है असल में? उससे एक सुरक्षा, एक सेफ्टी की फीलिंग मिलती है। लेकिन दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करना, वो तो लगभग हमेशा फेल ही होती है। और जब हम ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो हमारे दिमाग का जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है, जिसे कभी कभी कहते हैं एमिगडाला हाईजैक। एमिगडाला हाईजैक ये क्या होता है आसान भाषा में? इसका मतलब है कि दिमाग का वो हिस्सा जो खतरे को भांपता है, एमिगडाला, वो हावी हो जाता है। और हमारी जो लॉजिकल सोच है ना, जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से होती है, हाँ, तर्क वाली सोच, हाँ, वो एक तरह से बंद हो जाती है। हम वो लड़ो या भागो वाले मोड में चले जाते हैं, चाहे सामने वाला इंसान या सिचुएशन असल में कोई बड़ा खतरा न भी हो। हम छोटी छोटी बातों पर भी ओवर रिएक्ट करने लगते हैं। स्रोतों में डॉक्टर एमी जॉनसन का एक बहुत बढ़िया उदाहरण है। वो इसे एक नाव की तरह समझाती हैं जो लगातार धारा की उल्टी दिशा में जाने की कोशिश कर रही है। सोचिए कितना थका देने वाला होगा वो संघर्ष। हाँ, जाहिर है। तो लेट देम कहना ऐसा है जैसे आपने नाव के चप्पू छोड़ दिए, नाव अब धारा के साथ बहने लगती है और तुरंत एक शांति, एक राहत सी महसूस होती है। ये हमें उस ओवर रिएक्शन वाले सर्वाइवल मोड से बाहर निकालकर हमारे लॉजिकल ब्रेन को फिर से कमांड देता है। और ये जो दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश से तनाव होता है, ये कितना कॉमन है?
क्या इसका कुछ अंदाजा है? ये चौंकाने वाली बात है, लेकिन स्रोतों में जो रिसर्च का जिक्र है उसके अनुसार 10 में से 7 लोग दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश के कारण क्रॉनिक स्ट्रेस मतलब पुराने तनाव में रहते हैं। जरा सोचिए कितनी मेंटल और इमोशनल एनर्जी इस बेकार की कोशिश में बर्बाद हो जाती है जिसे बचाया जा सकता है। 10 में से 7? यस, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। वाकई सोचने वाली बात है। अच्छा, मेल रॉबिन्स के जो स्रोत हैं उनमें कुछ उदाहरण भी थे जो इसे और क्लियर करते हैं। मुझे वो उनके बेटे ओकले के प्रॉम वाली कहानी काफी मजेदार लगी थी। हाँ, वो एक परफेक्ट उदाहरण है कि ये सिद्धांत सिर्फ बड़े बड़े लाइफ क्राइसिस के लिए नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की जो छोटी छोटी झुंझुलाहट होती है ना, उनमें भी कैसे काम आता है। कहानी कुछ ऐसी थी कि भाई प्रॉम का दिन था, बाहर जोर की बारिश हो रही थी और बच्चों के पास डिनर का कोई पक्का प्लान नहीं था। एन मौके पर उन्होंने फैसला किया कि वो एक छोटी सी भीड़ वाली टैको जगह जाएंगे। हाँ, और एक माँ होने के नाते मेल रॉबिन्स की पहली रिएक्शन क्या थी? कंट्रोल करने की, सिचुएशन को ठीक करने की। अरे इतनी बारिश में, प्रॉम के इतने महंगे कपड़ों में, उस छोटी सी जगह पर ये कैसे होगा? वो एकदम परेशान होने लगी। हाँ, और तभी उनकी बेटी कैंडल ने उन्हें टोका और वो मैजिक वर्ड्स कहे, माँ, लेट देम, उन्हें करने दो। बिल्कुल। और मेल बताती हैं कि ये सुनते ही ऐसा लगा जैसे उनके कंधों से कोई बड़ा बोझ उतर गया। उन्हें एकदम से शांति महसूस हुई। उन्होंने सोचा, हाँ यार, सही तो है, ये उनका प्रॉम है, उनकी रात है, उन्हें तय करने दो, ये मेरी प्रॉब्लम है ही नहीं। ये दिखाता है कि कैसे एक छोटा सा वाक्य आपको गैर जरूरी चिंता और कंट्रोल करने की इच्छा से एकदम मुक्त कर सकता है। और जैसा हमने कहा, ये सिद्धांत तो जिंदगी के कई अलग अलग हिस्सों पर लागू होता है। जैसे कि कुछ और सिचुएशन सोच सकते हैं जहां ये काम आ सकता है? हाँ, जरूर। मान लीजिए किसी के दोस्त है, वो उनके बिना कहीं घूमने चले गए और उन्हें बुलाया नहीं। पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? दुख या शायद गुस्सा। हो सकता है। यहाँ कहा जा सकता है लेट देम, उन्हें जाने दें। फिर सोचें लेट मी, अपनी एनर्जी उन दोस्तों पर फोकस करने दें जिनके साथ रिश्ते गहरे हैं, जहां आपसी सम्मान है। या शायद लेट मी, नए लोगों से मिलने पर ध्यान देने दें, नए कनेक्शंस बनाने दें। ऑफिस के माहौल में कैसे लागू होगा? मान लीजिए किसी का बॉस है जो अक्सर खराब मूड में रहता है। वही तरीका, बॉस का मूड खराब है, लेट देम, उन्हें उनके मूड में रहने दें। वही उनकी भावनाएं संभालना हमारी जिम्मेदारी तो नहीं है ना? सही बात है। फिर सोचे लेट मी, अपने काम पर फोकस करने दें, अपना बेस्ट देने दें। या फिर अगर ये एक लगातार चलने वाली प्रॉब्लम है जिससे माहौल खराब हो रहा है, तो लेट मी शायद नई नौकरी के बारे में सोचने दें, कंट्रोल वापस अपने हाथ में। और रोजमर्रा की छोटी छोटी परेशानियां, जैसे किसी सरकारी दफ्तर या बैंक में लंबी लाइन में लगना, उसमें भी? अरे बिल्कुल सही उदाहरण। लाइन लंबी है और धीरे चल रही है। अब झुंझलाने या बड़बड़ाने के बजाय मन में कहें लेट देम, उन्हें उनकी स्पीड से काम करने दें। फिर सोचे लेट मी, मुझे इस खाली वक्त का इस्तेमाल कैसे करने दे। कोई पॉडकास्ट सुन लिया, किसी को जरूरी मैसेज कर दिया, या बस कुछ पल शांति से खड़े होकर अपनी सांसों पर ध्यान लगा लिया। हाँ, ये अच्छा है। स्थिति कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ी और अपनी रिएक्शन को कंट्रोल किया। एग्जैक्टली। अच्छा, और अगर कोई किसी की पर्सनल चॉइस पर सवाल उठाए, जैसे करियर चॉइस को लेकर या लाइफस्टाइल को लेकर, कई बार होता है ऐसा। फिर से लेट देम, उन्हें सोचने दे जो वो सोचना चाहते हैं। दूसरों के ओपिनियन या उनके जजमेंट को बदलना ये लगभग नामुमकिन है और इसमें बहुत एनर्जी जाती है। हाँ, वो तो है। तो इसके बजाय सोचे लेट मी, उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने दे जो मुझे अपनी चॉइस के बारे में पसंद है, जो मेरे लिए मैटर करती हैं, जो मेरे वैल्यू से मैच करती हैं। और वो शादी वाला उदाहरण भी था मेल रॉबिन्स का कि दोस्तों के साथ बैठने को नहीं मिला। ऐसी थोड़ी अजीब सी सोशल सिचुएशन में भी ये काम करता है। हाँ बिल्कुल। थोड़ी निराशा हो सकती है कि अरे यार, दोस्तों के साथ बैठते तो मजा आता, लेकिन फिर लेट देम, आयोजकों को उनकी व्यवस्था करने दें, ये उनका इवेंट है। ठीक है। फिर सोचें लेट मी, मुझे इसे एक मौके की तरह देखने दें, नए लोगों से मिलने का और पल का आनंद लेने दें। या जिन लोगों के साथ बैठाया गया है उनसे बात करने दें, क्या पता कोई नया दोस्ती बन जाए। तो ये तो समझ आ गया कि ये क्या है और क्यों काम करता है, और उदाहरणों से ये और भी साफ हो गया। लेकिन इसे असल में अपनी जिंदगी में लागू करने के मतलब प्रैक्टिकल तरीके क्या हैं? कोई स्टेप बाय स्टेप गाइड है क्या? हाँ, इसे अमल में लाने के लिए कुछ आसान से कदम है, जैसा स्रोतों में बताया गया है। होती है या गुस्सा आता है, उसे महसूस करें। बस अवेयरनेस वो पहला कदम है। ठीक है। दूसरा कदम, कहें लेट देम, मन में या धीरे से खुद से। ऐसा करते ही ना अक्सर एक इंस्टेंट रिलीफ सा महसूस होता है,
जैसे कोई बोझ हल्का हो गया। अच्छा। तीसरा कदम, कहें लेट मी। ये बहुत जरूरी है। अब ध्यान अपनी प्रतिक्रिया पर लाएं। खुद से पूछें, मैं इस स्थिति में क्या कर सकता हूं, सकती हूं? मेरे कंट्रोल में क्या है और मैं अपनी एनर्जी कहां लगाना चाहूंगा, चाहूंगी? ओके। और चौथा कदम, लगातार प्रैक्टिस करें। ये एक मसल की तरह है, अभ्यास से मजबूत होती है। छोटी चीजों से शुरू करें। ट्रैफिक जैम, सोशल मीडिया पर कोई नेगेटिव कमेंट, किसी की छोटी मोटी आदतें जो परेशान करती हैं। धीरे धीरे ये बड़ी और ज्यादा इमोशनल सिचुएशंस में भी नेचुरली आने लगेगा। यहाँ एक बहुत जरूरी बात है जो मुझे लगता है स्रोतों में बार बार कही गई है कि सिर्फ लेट देम कहना काफी नहीं है। ऐसा क्यों है? क्या खतरा है अगर कोई सिर्फ पहले स्टेप पर ही रुक जाए? ये सबसे कॉमन गलती है और इसके नतीजे नेगेटिव हो सकते हैं। अगर कोई सिर्फ लेट देम कहता है और लेट मी वाले हिस्से को छोड़ देता है, तो वो इंसान आसानी से जजमेंट में या कड़वाहट में या अकेलेपन की भावना में फंस सकता है। अच्छा, कैसे? जैसे किसी ने सोचा, लेट देम, उन्हें करने दो, मुझे पार्टी में ना बुलाना। अगर बात यहीं खत्म हो गई तो शायद मन में वो नाराजगी या दुख बना रहेगा। व्यक्ति विक्टिम जैसा महसूस कर सकता है। तो लेट मी वाला स्टेप इतना क्रिटिकल क्यों है? ये क्या जोड़ता है उसमें? लेट मी वो कदम है जहां पावर वापस अपने हाथ में आती है। यहीं पर व्यक्ति जिम्मेदारी लेता है और चुनता है कि वो अपनी एनर्जी और ध्यान का अब क्या करेगा। ये पैसिव होने से एक्टिव होने की तरफ एक शिफ्ट है। जैसे दोस्तों ने नहीं बुलाया, लेट देम। अब लेट मी, क्या मुझे इन रिश्तों पर दोबारा सोचना चाहिए? क्या ये रिश्ते मेरे लिए हेल्दी हैं? या लेट मी, इस खाली समय का इस्तेमाल कुछ ऐसा करने में करने दें जो मुझे खुशी दे। या लेट मी, उन लोगों तक पहुंचने दें जो वाकई मेरी परवाह करते हैं। लेट मी हमें एक्शन लेने और अपनी सिचुएशन को बेहतर बनाने की ताकत देता है, बजाय इसके कि हम दूसरों के एक्शन के शिकार बने रहें। ये दूसरों की राय से निपटने में कैसे मदद करता है? क्या इसका मतलब ये है कि हमें परवाह करना ही बंद कर देना चाहिए कि लोग क्या सोचते हैं? स्रोतों के अनुसार नहीं। परवाह करना बंद करना गोल नहीं है। परवाह करना तो ह्यूमन नेचर है। ये दिखाता है कि हम सोशल हैं, कनेक्शन चाहते हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब हम दूसरों की राय को खुद के बारे में अपनी राय से ज्यादा वजन देने लगते हैं। हाँ, ये तो होता है अक्सर। तो लेट देम थ्योरी कहती है, लेट देम थिंक नेगेटिव। उन्हें नेगेटिव सोचने दें। क्यों? क्योंकि कोई और हमारे बारे में क्या सोच रहा है, इसे कंट्रोल करना हमारे बस में है ही नहीं। जब फोकस अपनी सच्चाई और अपने वैल्यूज पर आता है, लेट मी वाला हिस्सा, तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है और दूसरों की राय का जो इमोशनल असर है वो कम हो जाता है। और मुश्किल फैसले लेने के बारे में क्या? जब ये चिंता होती है कि यार लोग क्या सोचेंगे या कोई निराश हो जाएगा, बहुत से लोग इससे जूझते हैं। हाँ, और अक्सर सही फैसला इसीलिए नहीं लिया जाता क्योंकि दूसरों की जो संभावित इमोशनल प्रतिक्रिया है उसका डर होता है। जैसे नौकरी छोड़ना, कोई रिश्ता खत्म करना, शहर बदलना या कोई ऐसी बाउंड्री सेट करना जो शायद दूसरों को पसंद ना आए। ना हमारा काम नहीं है। और यह समझना भी जरूरी है कि दो सच्चाइयां एक साथ एग्जिस्ट कर सकती हैं। जैसे हो सकता है कोई सहकर्मी या बॉस आपके वीकेंड पर काम न करने के फैसले से निराश हो और आप फिर भी एक अच्छे और वैल्यूएबल कर्मचारी हो सकते हैं। उनकी निराशा उनकी है, आपका फैसला आपका। ये उन लोगों के लिए शायद ज्यादा मुश्किल हो सकता है जिन्हें पीपल प्लीजर कहते हैं, जो हमेशा दूसरों को खुश रखने की कोशिश में लगे रहते हैं। हाँ, ये सबको खुश रखने की आदत तो कई लोगों में होती है, पहचानना भी मुश्किल हो जाता है कभी कभी। बिल्कुल, और ये अक्सर बचपन में सीखी गई एक आदत होती है, कभी कभी तो एक सर्वाइवल मैकेनिज्म भी। लेट देम कहना इस पैटर्न को तोड़ने में कॉन्शियसली मदद करता है। आप जानबूझकर खुद को दूसरे अडल्ट की भावनाओं से अलग करते हैं। ये स्वीकार करते हैं कि उनकी निराशा या खुशी आपकी जिम्मेदारी नहीं है। और फिर लेट मी आपको याद दिलाता है कि आपका काम ऐसे डिसीजन लेना है जिनसे आपको खुद पर गर्व महसूस हो, जो आपके वैल्यूज के साथ हो, ना कि सिर्फ दूसरों की रिएक्शंस को मैनेज करना। और अगर कोई इतना निराश हो जाए कि बात करना ही बंद कर दे या रिश्ता खत्म करने की धमकी दे क्योंकि हमने उनकी मर्जी के मुताबिक काम नहीं किया, लेट देम, उन्हें करने दें। जैसा कि मेल रॉबिन्स कहती हैं, पावर हमेशा आपके पास होती है कि आप किसे अपना समय और अपनी एनर्जी देंगे। ये चुनने की पावर कि कौन से रिश्ते आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं और कौन से सिर्फ आपको नीचे खींच रहे हैं। ये सब तो बहुत ही पावरफुल और लिबरेटिंग सा लगता है। लेकिन क्या ऐसी कोई सिचुएशन भी है जहां ये लेट देम सिद्धांत लागू नहीं होता? क्या इसकी कोई लिमिट्स है, सावधानियां? हाँ, ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है और इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। स्रोतों में मेल रॉबिन्स साफ तौर पर
3 मुख्य स्थितियों का जिक्र करती हैं जहां लेट देम कहना सही या सेफ नहीं है। खतरा या भेदभाव। अगर कोई कुछ ऐसा कर रहा है जो खतरनाक है, जैसे नशे में गाड़ी चलाना, या अगर कोई व्यक्ति या ग्रुप आपके साथ या किसी और के साथ साफ तौर पर भेदभाव वाला व्यवहार कर रहा है, नस्ल, लिंग या किसी और आधार पर, हाँ, ये तो बिल्कुल सही है। ऐसे में चुप रहना या उन्हें करने दे सोचना गलत है। यहाँ दखल देना, आवाज उठाना या मदद लेना जरूरी हो सकता है। और दूसरी, अपने अधिकारों की वकालत करना। जब आपको अपने राइट्स के लिए पूछना या लड़ना जरूरी हो, उदाहरण के लिए सैलरी बढ़ाने के लिए बात करना या वर्क प्लेस पर फेयर ट्रीटमेंट की मांग करना। एक दिलचस्प बात यह है कि एक रिसर्च के अनुसार लगभग 60% लोगों ने अपनी पिछली नौकरी में सैलरी नेगोशिएट ही नहीं की। वो शायद अनजाने में लेट देम, कंपनी को तय करने दिया मोड में चले गए। यहाँ अपने लिए स्टैंड लेना और अपनी वैल्यू जानना जरूरी है। ठीक है। और तीसरी, लगातार सीमा उल्लंघन। अगर कोई इंसान बार बार आपकी साफ तौर पर बताई गई बाउंड्रीज यानी सीमाओं का अनादर कर रहा है या उन्हें तोड़ रहा है, देखिए, एक बार गलती या गलतफहमी हो सकती है, लेकिन अगर ये एक पैटर्न बन गया है तो इसे लेट देम कहकर इग्नोर करना अपने ही अनादर को बढ़ावा देना है। यहाँ अपनी बाउंड्रीज को मजबूती से फिर से बताना और लागू करना जरूरी है, जिसके अपने परिणाम हो सकते हैं। ये बहुत जरूरी चेतावनियां हैं। मतलब ये सिद्धांत हर स्थिति के लिए कोई रामबाण इलाज नहीं है। तो अगर हम आज की इस पूरी बातचीत को समेटें तो सुनने वालों के लिए मुख्य बातें क्या होंगी, टेक अवेज? संक्षेप में कहें तो लेट देम थ्योरी दूसरों को और बाहरी सिचुएशंस को कंट्रोल करने की जो बेकार और थका देने वाली कोशिश है, उसे छोड़ने के बारे में है। ये एक 2 स्टेप प्रोसेस है। पहला कदम है लेट देम कहना, यानी कंट्रोल छोड़ना, स्वीकार करना। और दूसरा उतना ही जरूरी कदम है लेट मी पूछना, यानी अपनी प्रतिक्रिया, अपने विचारों और अपने एक्शन पर ध्यान केंद्रित करना, अपनी पावर को वापस लेना। और इसके फायदे क्या हैं संक्षेप में? इसके कई फायदे हैं। ये तनाव को काफी हद तक कम कर सकता है, क्योंकि हम उन लड़ाइयों से पीछे हट जाते हैं जिन्हें हम जीत ही नहीं सकते। ये रिश्तों को सुधार सकता है, क्योंकि हम दूसरों पर अपनी उम्मीदें थोपना या उन्हें बदलने की कोशिश करना बंद कर देते हैं। और शायद सबसे ज़रूरी, ये हमारी कीमती मेंटल और इमोशनल एनर्जी को फ्री करता है, जिसे हम उन चीज़ों में लगा सकते हैं जो वाकई हमारे कंट्रोल में है और हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाती हैं। और याद रखने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पैसिव होने या हार मान लेने के बारे में बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये निष्क्रियता नहीं, बल्कि समझदारी से अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने का चुनाव है। ये चुनने के बारे में है कि हम अपना ध्यान और अपनी ऊर्जा कहाँ लगाते हैं, उन चीज़ों पर जिन्हें हम बदल नहीं सकते, दूसरे लोग, बाहरी घटनाएं, या उन पर जिन्हें हम बदल सकते हैं, हमारी अपनी प्रतिक्रियाएं, हमारे चुनाव और हमारे काम। ये वाकई गहरा विचार है। आज हमने इस पर बात की कि कैसे दूसरों के व्यवहार या विचारों के जवाब में लेट देम कहा जाए। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प विचार दिमाग में आ रहा है। क्या होगा अगर इस सिद्धांत को खुद के यानी अपने ही अतीत के वर्जन्स पर लागू किया जाए? ये एक बहुत ही सोचने लायक शक्तिशाली सवाल है। हम में से कितने लोग अपनी पुरानी गलतियों में, या जो मौके चूक गए, या अतीत में जो फैसले लिए उनके काश में अटके रहते हैं, खुद को कोसते रहते हैं? हाँ, ये तो बहुत होता है। तो क्या उन पर अफसोस करने या शर्मिंदगी महसूस करने के बजाय हम कह सकते हैं लेट देम बी, उन्हें रहने दें जैसा वो थे। वो अतीत का मैं जिसने वो फैसला लिया या वो गलती की, उसे वैसा ही रहने दें, उसे जज करना बंद करें। और फिर लेट मी वाला कदम यहाँ कैसे लागू होगा? फिर पूछा जाए लेट मी ओंट, मुझे ओंट करने दें। आज उस अनुभव से जो सीखा है उसका इस्तेमाल कैसे करने दें। उस अतीत पर चिंता करने या अफसोस करने से जो एनर्जी बची है, उसे वर्तमान में क्या नया बनाया जा सकता है। क्या उस फ्री हुई एनर्जी से आज एक बेहतर फैसला लिया जा सकता है या एक बेहतर भविष्य की नींव रखी जा सकती है। ये सेल्फ कंपैशन, सीखने और प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस करने का एक जबरदस्त तरीका हो सकता है। बहुत खूब। सोचने के लिए एक बिल्कुल नया आयाम मिला। इस गहरी और व्यवहारिक चर्चा के लिए धन्यवाद। उम्मीद है कि इस बातचीत ने सुनने वालों को भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आजमाने के लिए एक नया नजरिया और एक टूल दिया होगा।